कल्कि 2898 एडी, ये मूवी दो कारणवश बहुत महत्वपूर्ण है। पहला तो ये कि ये दिखलाती है कि भारत भी बेहतरीन साइंस फिक्शन बना सकता है, और ये साइंस फिक्शंस भारतीय इकोनॉमी को और मजबूत बनाने में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। कुछ उसी तरह जैसे हॉलीवुड के बेहतरीन साइंस फिक्शंस अमेरिकन इकोनॉमी को और अच्छा बनाने में कंट्रीब्यूट करते हैं। और दूसरा एक उससे बहुत अधिक महत्वपूर्ण पक्ष वो ये कि एक वो झलक दिखलाता है आज से 850 साल या 900 साल बाद की दुनिया का, जहाँ पे कोई वेजिटेशन नहीं है, जहाँ पे सिर्फ रेगिस्तान ही रेगिस्तान, बालू ही बालू दिखता है, जहाँ पे कोई हरियाली नहीं दिखती, जहाँ बारिश हुए काफ़ी वक्त हो चुका है, काफ़ी वर्ष बीत चुके हैं। एक दुनिया जहाँ पर पुराने शहर काशी को दिखाया गया है, पुराने शहर जहाँ कभी सिविलाइजेशन पलता था, जीवन जब पलता था, वो सारे शहर वीरान पड़ चुके हैं, वो निर्जीव लगभग हो चुके हैं पर्यावरण के संदर्भ में। एक दुनिया जहाँ पर आपको अगर आज जो रोज़मर्रा में मुहैया है, यानी कि पेड़ से लटकते हुए फल, लाइवली समुद्र, साफ हवा, अगर ऐसा कुछ चाहिए तो आपको एक कॉम्प्लेक्स नाम के एरिया में दाखिला लेना पड़ता है। हीरो तमाम कोशिश कर रहा है उस कॉम्प्लेक्स नाम के एरिया में दाखिला लेने का। तो ये दुनिया का एक जो ये पक्ष, जो ये झलक दिखलाया, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और जो आप लोगों में ये मूवी देख चुके हैं वो इस मूवी को दोबारा याद करें कि ये 850 साल बाद की दुनिया का एक पक्ष ये भी होगा ही। और जो लोग नहीं देखें उसे देखें और सोचें कि ये कैसे ये स्थिति ना पहुँचे आज से 850 साल बाद भी। इस विषय का हम आज ही से प्लान करें, आज ही से कोशिश करें। ये माना कि हमारे बच्चों को वो दुनिया नहीं देखना पड़ेगा, उनके सामने उन्हें उस समय तक वो दुनिया उतनी ख़राब नहीं हुई होगी, लेकिन ये उसकी शुरुआत हो चुकी होगी। हमारा बच्चा जब 20 का होगा, 35, 40 का होगा, 45, 50, 60, 70, 80, 100, 120, जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी, हमारी हरकतों के कारण, हमारे सेल्फिश लाइफस्टाइल्स के कारण, हमारे बेपरवाह जीने के तरीक़ों के कारण उसका जीवन, हमारी संतान का, और कठिन होता जाएगा। वो इसलिए, और क्योंकि धरती बहुत तेज़ी से निर्जीवता की ओर बढ़ रही है, हमारा उस बच्चे के भी प्रति फर्ज बनता है जो आज से 850 साल बाद या 900 साल बाद आएगा, वो जिसके दादा दादी ने भी अपने माँ के गर्भ में कदम नहीं रखे। उस बच्चे, उस पीढ़ी के लिए भी जीवन बचाने का दायित्व हमारा ही है। और हमारी संतान जो तकलीफ़ें झेलेगी हमारी हरकतों के कारण, उसे भी हमें ध्यान देना चाहिए। उतना बुरा तो नहीं होगा जैसे इस मूवी में दिखाया, लेकिन कई चीज़ें होंगी, कुछ चीज़ें जो होंगी उन पे भी नज़र मारिए। और ये इस सिनेमा जिन्होंने देखा और जिन्होंने नहीं जो अब देखने जाएंगे, वो अवश्य इन विषयों पे मंथन करें कि कैसे हम अपने बच्चे के लिए जीवन कठिन बना रहे हैं। और हमारा फ़र्ज़ बनता है उस बच्चे के लिए भी जीवन चलती रहे, इसको सुनिश्चित करना, जो आज से 100,000 साल बाद दुनिया में आएगा। तो जो जो शक्ल दुनिया की बदलेगी, हमारे बच्चे को जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी जो वो देखेगा, उसमें कुछ चीज़ें बहुत भयावह है। ग्लोबल वार्मिंग के कारण ग्लेशियर्स पिघल रहे होंगे, पिघल चुके होंगे, उसके पे पलती भी बहुत सारी नदियाँ सूख चुकी होंगी, सूख रही होंगी। उन नदियों में पलने वाला जीवन समाप्त हो चुका होगा क्योंकि पानी नहीं होगा। उन नदियों के बेसिस पे जो सिंचाई होती थी वो बंद हो चुकी होगी। आप गूगल करें तो आप पाएंगे कि गंगोत्री पिछले कुछ वर्षों में काफ़ी पीछे हट चुकी है, और वो लगातार पीछे हटना जारी है। सोनम वांगचुक वहाँ लद्दाख के ग्लेशियर्स की बात करते हैं कि जहाँ पर ग्लेशियर्स पिघलेंगे तो उन पे पलने वाली नदियाँ समाप्त होने लगेंगी। दूसरा, समुद्र के बढ़ते लेवल के कारण, जो कि ग्लोबल वार्मिंग का डायरेक्ट इफेक्ट है, तमाम समुद्र कोस्टल टाउन्स डूब चुके होंगे, डूब रहे होंगे। कई मुल्क दुनिया में जो लो सी लेवल पे हैं वो डूब चुके होंगे।
ओशन लेवल के अलावा बढ़ने के अलावा समुद्र में एक बहुत बड़ा बदलाव होगा कि समुद्र निर्जीवता की ओर बढ़ रहा होगा। और जैसे जैसे हमारा बच्चा बढ़ेगा वैसे वैसे निर्जीवता बढ़ती रहेगी। क्यों? क्योंकि बढ़ते तापमान के कारण, जैसा हम लोगों ने पहले भी चर्चा करी, फाइटोप्लैंक्टन्स जो फूड चेन के बेस पे हैं वो समाप्त हो जाएंगे, और होते होते जो चूँकि उसको हायर मछलियाँ खाती हैं और उन मछलियों को हायर मछलियाँ खाती हैं, तो वो पूरा चेन, फूड चेन का डिस्टर्ब होगा और वो समुद्र निर्जीवता की ओर बढ़ रही होगी। समुद्र बढ़ते तापमान के कारण एसिडिक हो रहा होगा, तो जो समुद्री जीव शेल्स बनाते हैं वो शेल्स नहीं बना पाएंगे, और वो हायर समुद्री जीवों के कारण वो उनका जीवन कठिन रहेगा। कोरल रीफ्स समाप्त हो चुके होंगे, बहुत तेज़ी से समाप्त हो रहे हैं, और उनमें पलने वाले जो तमाम फिशेस, तमाम एक्वेटिक लाइफ है, उनको नर्चरिंग ग्राउंड्स नहीं मिलेगा, तो फिर वो एक अलग कारण है निर्जीवता की ओर। उसके अलावा मौसम चक्र जो बदल रहा होगा, मौसम चक्र बहुत बदलेगा ग्लोबल वार्मिंग के कारण, और क्लाइमेट चेंज तो बहुत क्लियरली दिख रहा है। तो उसके कारण खेती पे बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि ईश्वर ने जो ये धरती बनाई और मौसमी चक्र पे जो आधारित खेती होती है, वो उसको बहुत नुकसान होगा इन मौसमों के बदलाव से। एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स बहुत बढ़ चुके होंगे। ये सब हमारे बच्चे के सामने हो रहा है, होएगा। 2030 के बाद मौका रह के गूगल पे जाइएगा, टिपिंग पॉइंट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज देखिए। वो कल की 2898 एडी में जो निर्जीव दुनिया दिखाई वैसा तो नहीं होगा, लेकिन उस दिशा में दुनिया बढ़ रही होगी। 2030 के बाद अगर पृथ्वी के तापमान को हमने 1.5 से एक्सीड करने दिया, तो साइंटिस्ट का मानना है कि कुछ भी तब ये जो एनवायरमेंटल डिक्लाइन है वो इरिवर्सिबल, अनस्टॉपेबल हो चुका होगा। उसके अलावा ऑक्सीजन जनरेशन में कमी आएगी, क्योंकि पेड़ों को तो हम काट देते हैं अक्सर थर्मल पावर के प्रोडक्शन के लिए, कोयला निकालने की वजह से, या फिर अपने रोड को चौड़ी करने के लिए, अपनी रफ्तार अपने ट्रैवल टाइम को 9 घंटे से 4 घंटा करने के लिए हम दोनों तरफ के पेड़ बड़े सुकून से काट डालते हैं। तो पेड़ नहीं रहेंगे, फाइटोप्लैंक्टन्स की कमी होगी, तो निश्चित ऑक्सीजन प्रोडक्शन में कमी झेलेगा हमारा बच्चा, अगर हमने कुछ नहीं किया तो बात कर रहे हैं। उसके अलावा जो हम कई फेटल डिजीज़ेस का जन्म होगा, क्योंकि जैसे जैसे म्यूटेशंस बढ़ेंगे बढ़ते तापमान के कारण, जैसे जैसे ग्लेशियर्स पिघलेंगे, तो बहुत सारे वायरसेस के रिलीज होने का अंदेशा है। तमाम हार्मफुल पैथोजेंस रिलीज होंगे, जो कि हमारे बच्चे के लिए आने वाले समय बहुत कठिनाई पैदा कर सकते हैं। मिट्टी की उर्वरकता घटती रही होगी, जिसके कारण एक बहुत बड़ा खाद्य संकट उत्पन्न होगा। तो ये सब तो एक ही विषय के कारण हो गए, ग्लोबल वार्मिंग, यानी पृथ्वी के बढ़ते तापमान को अगर हमने 1.5 डिग्री से आगे बढ़ने दिया, तो ये सारी चीज़ें हमारे बच्चे को फेस करना पड़ेगा, और इसकी इंटेंसिटी बढ़ती रहेगी। जैसा वो बच्चा 20 का होगा, 40 का होगा, 60 का होगा, और उम्र बढ़ता रहेगा। और इसके अलावा ये तो हो गए ग्लोबल वार्मिंग के कॉन्सिक्वेंसेज, जो एक जगह हम लोग सोच सकते हैं। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि हवा और अधिक जहरीली होती जाएगी। ऑक्सीजन सिलेंडर्स की ज़रूरत पड़ेगी ऑक्सीजन को अपने को रिजुविनेट करने के लिए। जैसा सुनते हैं कि अभी ही कुछ ऑक्सीजन सेंटर्स बन गए जहाँ पे आप ऑक्सीजन ले सकते हैं। चाइना में तो है ही, सुनते हैं कि दिल्ली में भी कुछ ऐसा हो रहा है, लेकिन ये बहुत जल्दी होगा, बढ़ेगा। इसके अलावा पानी का लेवल अभी ही हम देख रहे हैं कि केप टाउन में एकदम ख़त्म हो गया, बेंगलोर के कुछ हिस्सों में हो गया। पानी का गिरता लेवल और नीचे गिरता जाएगा, हमारी बेवकूफ़ियों के कारण। हम जिस ढंग से पानी वेस्ट करते हैं, जिस ढंग से हम ग्लेशियर्स को पिघला रहे हैं, जिस ढंग से हम चारों ओर कंक्रीट का जंगल बिछा रहे हैं इंटरलॉकिंग टाइल्स हटा के, तमाम कारण है। इसके अलावा इनऑर्गेनिक वेस्ट, राइट फ्रॉम चिप्स, वेफर्स, दूध की पन्नी, बैटरी, लैपटॉप, मोबाइल, उसके वायर्स, उसके बैटरीज, कंप्यूटर्स, आपका जो स्क्रीन्स है, टीवी स्क्रीन जो तुरंत ख़राब हो सकते हैं, जो पहले हम डब्बा वाला हुआ करता था तो हम उसको 20-25 साल चलाते थे, अब वो थ्रो अवे सिस्टम। तो राइट फ्रॉम द स्मॉलेस्ट, ऑलमोस्ट स्मॉलेस्ट वेस्ट क्रिएशन, हमारे ब्रेड की पन्नी, दूध की पन्नी, टू लैपटॉप, कंप्यूटर वगैरह वगैरह, उसके अलावा बेल्ट, जूते, ये तमाम इनऑर्गेनिक वेस्ट
का जो हम अंबार अपने बच्चे के लिए खड़ा कर रहे हैं, रिपेयर रीयूज रिसाइकिल के फलसफे को छोड़ते हुए, वो एक और समस्या होगा जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ेगी, क्योंकि इनऑर्गेनिक वेस्ट मिट्टी को, पानी को, हवा को, सबको जहरीला और अधिक जहरीला बना रहा होगा। और क्या झेलना होगा, तो होगा ये कि पहाड़, जिस रंग से हरे भरे पहाड़ हम देखते हैं वो कम दिखाई देंगे। कुछ रीसेंट जजमेंट था कि दिल्ली के आसपास जो पहाड़ हैं, उस पूरे पूरे पहाड़ों को ही लोगों ने काट डाला है माइनिंग के लिए। ये तो इंसान का स्वार्थ देखिए। जंगल समाप्त हो चुके हैं बहुत सारे, जैसे अभी हसदेव के जंगलों को समाप्त करने की तैयारी हो रही है वहाँ पे कोयला निकालने के लिए, थर्मल पावर प्रोडक्शन। उसके अलावा पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के कारण हमारा जो, हमारे बच्चे का आज है और उस समय और बढ़ जाएगा, जो खान पान में, फूड क्रॉप्स में, फ्रूट्स में, हर एक में इनऑर्गेनिक वेस्ट नहीं, केमिकल्स का मिक्स, पेस्टिसाइड्स का मिक्स वो खाता रहा होगा। इस तरह के बहुत सारे पर्यावरण के खतरनाक आयाम उसे झेलने पड़ेंगे अगर हम आज नहीं सुधरे। तो कल की 2898 एडी में अवश्य देखने का है और इस पर मंथन करने का, जो लोग इसे देख चुके, क्या से 900 साल बाद जो बच्चा आएगा उसके लिए, और आज जो हमारा बच्चा झेल लेगा अगर हमने कुछ नहीं किया इसको रोकने के लिए, इस विषय में हम सभी मंथन करें। हम क्या कर सकते हैं, तो हम लोगों ने पहले भी चर्चा करी कि अपने लाइफस्टाइल्स को यथासंभव सुबह से उठने से लेकर रात के सोने तक देखिए, और उसमें जो भी प्रकृति विरोधी दिखे उसको मिनिमाइज करिए। एक दो छोटे छोटे एग्जाम्पल्स जो अक्सर बहुत दिखाई देते हैं, आपने भी ऑब्जर्व किया होगा। इंटरलॉकिंग टाइल्स आज से 15 साल पहले नहीं पाए जाते थे, फिर अचानक ऐसा चलन चला कि लगभग हर जगह रोड के किनारे घास हटा के इंटरलॉकिंग टाइल्स हम लोग ने बिछवा दिया। किस लिए? तो मिट्टी और धूल से दूर रहने के लिए। नतीजा, पानी का पर्कुलेशन का रास्ता बंद, वहाँ जो जीवन पलता वो बंद। वहाँ टाइल्स, इंटरलॉकिंग टाइल्स के मैन्युफैक्चरिंग में जो माइनिंग होती वो अलग एक वेस्टेज, प्रकृति के साथ खिलवाड़। और अक्सर हमने देखा है कई जगह कि 2 साल 3 साल बाद फिर इंटरलॉकिंग टाइल्स को नए इंटरलॉकिंग टाइल्स लगाए जाएंगे। तो जिस तरह से हम लोगों ने देखा कि पिछले वर्षों में हम स्वार्थी होते गए, लापरवाह होते गए, प्रकृति का नुकसान करते गए, आने वाले समय बहुत कष्ट हमारे बच्चे को झेलना पड़ सकता है। ये सब कल की मूवी एक झलक देती है उसकी, 2898 एडी। साइंस फिक्शन के अलावा ये उसका जो एक पहलू है वो भी देखिए, क्योंकि ध्यान रहे ये धरती ही हमारे जीवन को सपोर्ट कर सकती है। ये फैलेसी, ये झूठ जो फैलाया जा रहा है कि भाई किसी और ग्रह में शिफ्ट हो जाएंगे जहाँ पे जीवन पलेगा, वो ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। नियर फ्यूचर में दिखाई तो नहीं देता, क्योंकि जो सबसे करीबी प्लैनेट जो माना जा रहा है कि लाइफ सपोर्ट कर सकता है, उसका नाम है प्रोक्सिमा सेंटोरी BCD। और कितने दूर है वो 4.22 लाइट ईयर्स दूर है। कितना समय लगेगा पहुंचने में? 6300 साल लगेंगे। तो क्या ये गुंजाइश है कि हम किसी और ग्रह पे शिफ्ट हो जाएं? तो इन चीज़ों पे मंथन हम सबको करना ज़रूरी है। ये आज वीडियो फ्राइडे की नाइट बनाया जा रहा है कि कल सैटरडे को ये पोस्ट किया जाएगा। अपने सभी अधिवक्ता साथियों से, चूँकि कोर्ट, हाई कोर्ट तो बंद है 2 दिन, कुछ और कोर्ट्स खुली हैं, स्टेट कमीशन बंद है, जिसे मौका मिले ये मूवी देखे। जिसने देख लिया उसे याद करे कि किस तरह का निर्जीव पृथ्वी दिखाई गई थी, और अपने बच्चे के प्रति और उस बच्चे के प्रति जो 100 साल 1000 साल बाद आएगा उसके प्रति अपने फ़र्ज को सोचिए। क्योंकि अगर बिजली का इजाद हो चुका होता और हमारे पूर्वज भी हमारे ही जितना स्वार्थी होते, तो आज हम यहाँ होते नहीं। तो आसान तो नहीं है, लेकिन हमें सबको कोशिश करनी होगी। आसान क्यों नहीं है? तो सीधी कारण, एक जनरेशन आनंद उठाने वाला हमारा, जो हम जब जा रहे होंगे तो दुनिया की हालत ख़राब हो रही होगी, पर्यावरण का नुकसान हो रहा होगा, लेकिन आज से 40 साल बाद जो हमारा बच्चा पर्यावरण के हालात को झेलेगा वो बहुत ख़राब होगा। 60 साल बाद और ख़राब, 100 साल बाद और ख़राब, और जैसे जैसे आगे समय बढ़ेगा और ख़राब होता जाएगा। तो हमें सोचना होगा कि इस निर्जीवता को रोकने के लिए हम कुछ करें। दूसरा, इन विषयों पे हम जानकारी हासिल करें, औरों को भी बताएं,
क्योंकि अब वक्त बहुत कम बच गया है। तो ये 2 दिन और सप्ताह में किसी अन्य दिन जब भी मौका मिले इस मूवी को देखिए, इस नज़रिए से देखिए। जो देख चुके हैं इस नज़रिए को सोचें, क्योंकि एक तरफ ये चुनौती है, जैसा मैं बताया, कि एक पीढ़ी आनंद उठाने वाली, दूसरी पीढ़ी वाकई तकलीफ उठाने वाली। दूसरा, जब तक हम प्रकृति की पूजा करते रहे तब तक सब ठीक था। जब हम नदी, पहाड़, जंगल, वृक्ष, सब में देव को देखते थे, उनका अस्तित्व देखते थे, तो हम उनकी पूजा करते थे, उनके साथ खिलवाड़ नहीं करते थे। जब ये ख़त्म हो गया, और ये भी ख़त्म हो गया कि जब हमने मान लिया कि ईश्वर नहीं है, तो हमने एक तरफ ये प्रकृति को की पूजा करनी बंद कर दी, और दूसरी तरफ हमने इस धरती को मारना शुरू कर दिया, ये सोचकर कि अब तो कोई जवाबदेही है ही नहीं, कोई नहीं पूछेगा कि भाई तुमने कैसे ये अपने जीवन बिताया। तो इन विषयों पे मंथन करिए, इन चीज़ों को सोचिए। हम सब कोशिश करें तो यकीनन इस धरती को निर्जीव होने से बचा सकते हैं। अधिवक्ता साथियों से खास करके आग्रह कि अधिवक्ता कौम एक बड़ी ऑर्गेनाइज बॉडी है अक्रॉस द स्टेट, नेशन, डिस्ट्रिक्ट, वर्ल्ड, और यहाँ पे कॉन्टिन्यूसली फ्रेश ब्लड आता है। तो अधिवक्ता अगर लीड लें पर्यावरण बचाने के लिए, तो निश्चित इस धरती को निर्जीव होने से बचा सकते हैं हम, और अन्यथा हमारे बच्चे को हमारे स्वार्थी जीवन शैली के कारण बहुत तकलीफ उठानी पड़ेगी। ग्लोबल वार्मिंग के अपने बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस हैं, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग एक ऐसा विषय है, क्लाइमेट चेंज, पृथ्वी के बढ़ते तापमान को रोकने का प्रयास, एक ऐसा विषय है कि अगर हम इस पर कार्य करें तो बहुत सारे चीज़ों को हम रोक सकते हैं। तो इन चीज़ों पे मंथन हम सभी करें, इससे बेहतर वीडियो बनाकर लोगों को उठाएं, और अपने सुझाव हमें भेजें कि कैसे आपके लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए, और उसके बनाए उन तमाम जीव जंतुओं के लिए कैसे इस धरती पर जीवन हमेशा चलता रहे, हमेशा चलती रहे, इसको हम सुनिश्चित करें। और वो दिन कभी ना आए जब पर्यावरण का नुकसान उस तरीके से हो जाए जैसा कि हमने कल की 2898 AD में देखा। और यकीनन अब वक्त आ गया है कि हम जगें, क्योंकि अनफॉर्चुनेट फैक्ट अभी हम लोगों ने देखा भी इलेक्शंस में, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के एजेंडा पे कहीं पे किसी ने कोई चर्चा नहीं की। थोड़ा बहुत 1-2 पार्टीज़ ने करी होगी बढ़ते तापमान को रोकने के, लेकिन वो बहुत ही छोटा, थोड़ा बहुत एफर्ट सरकार कर रही है, ये नहीं कह सकते कि नहीं कर रही। आप देखिए सोलर पावर्स को, सोलर व्हीकल्स और नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी पे मतलब नज़र जा रहा है, लेकिन जब तक हम अपने लाइफस्टाइल्स को प्रकृति सम्मत नहीं बनाएंगे तब तक चीज़ें बहुत ज़्यादा बदलेंगी नहीं। इस धरती को निर्जीव होने से रोकिए। ये बहुत खुशकिस्मती हमारी है कि अभी हम टिपिंग पॉइंट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज से 5.5 साल इधर है। इस बीच हमें अपने कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस को 2030 तक ये माना गया था कि शायद उसको 50% करना होगा, और 2050 तक नेट ज़ीरो लेवल तक 45 या 50% ऐसे ही टारगेट है। लेकिन एक तरफ हम ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ा रहे हैं, अंधाधुन अपने तमाम अपनी हरकतों के ज़रिए गाड़ियों की संख्या देखिए कैसे बढ़ गई, और दूसरी तरफ हम पेड़ों को काट रहे हैं। कभी हम रोड को चौड़ी करने के नाम पे, तो कभी हम थर्मल पावर प्रोडक्शन के लिए, कोयले के एक्सट्रैक्शन के लिए। तो आने वाला समय बहुत कठिन है, वक्त रहते हम कार्य करें, क्योंकि आज से 6 साल बाद, यानी जब हम 7 साल बाद जब हम 2031 में प्रवेश कर चुके होंगे, तो साइंटिस्ट का कहना है कि अगर हम पूरी दुनिया योगियों जैसा सादगी अपना ले तो भी एनवायरमेंटल डिक्लाइन को रोक पाना, पलट पाना, ठीक कर पाना संभव हो चुका होगा। ऐसा मत होने दीजिए, ऐसा कतई मत होने दीजिए, अगर आप सचमुच अपने बच्चे से प्रेम करते हैं तो। अन्यथा जैसा चल रहा है चलने दीजिए, लेकिन हम सभी को इस विषय पे मंथन करना चाहिए। वो दिन कतई ना आए जो कल की 289 AD में दिखाई दिया। पर्यावरण का उस तरह का विध्वंस, इस खूबसूरत धरती की उस तरह की निर्जीवता कभी ना आए।
क्योंकि याद रहे, जैसा हम लोग ने चर्चा करी कि ये धरती ही हमारा घर रहेगा और इतने बड़े ब्रह्मांड में इस धरती पर ही फिलहाल हम जानते हैं जहाँ जीवन पल रहा है। आइए हम सबका मिलकर कोशिश करें, अपने सुझाव हमें भेजें। हमारे टीम को आपके सुझावों का हमेशा इंतजार रहेगा। हमारा ईमेल आईडी है savemotherAssociation@gmail.com, ऑल स्मॉल, SAVEMOTHERASSOCIATION@gmail.com। इस वीडियो को दूर दूर तक भेजें, समय निकाल कर इसे देखें ज़रूर और इससे बेहतर वीडियो बनाकर समाज को जगाएं। समय बहुत कम है। अगर आप सचमुच अपने बच्चे से, अपने पोतियों से प्रेम करते हैं तो सादगी अपनाएं, यथासंभव प्रकृति सम्मत जीवन शैली अपनाएं जहाँ तक हो सके। यानी एसी के घंटों को कम करें। यह नहीं कि पूरी तरह बंद ही कर दें, पूरे साल चलाने की जगह उसको 3 महीने चलाएं। छोटा छोटे एग्जाम्पल्स, उसे 18 डिग्री पे सेट करने के बजाय उसे 23-24 पे रखें, जिससे बिजली का कंजम्पशन कम हो। बिजली का कंजम्पशन और वेस्टेज कम करके हम थर्मल पावर का प्रोडक्शन कम कर सकते हैं, कोयले का एक्सट्रैक्शन कम कर सकते हैं। कोयले का एक्सट्रैक्शन कम करने की ज़रूरत, यानी कि पेड़ों की कटान कम। सोलर पावर अकेले बहुत बड़ा यूज़फुल चीज़ नहीं है, क्योंकि सोलर बैटरीज का डिस्पोजल एक बहुत बड़ी समस्या है। तो हमें अल्टीमेटली अपने लाइफस्टाइल को सिंप्लीफाई करना होगा। कोई भी ऑल्टरनेटिव, सोलर पावर, सोलर बैटरीज हैं, कुछ भी पर्यावरण को जहरीला बनाती हैं। तो इसलिए हम अपने जीवन शैली को यथासंभव कर्टेल करें और इन विषयों पर मंथन करें। धन्यवाद।